Hello दोस्तों, welcome back to the channel Commerce Heroes Classes and today we are starting with our journey of class 11th। यहाँ की अकाउंटेंसी को हम स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास की अकाउंटेंसी दोस्तों सबसे ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। बिकॉज इसके अंदर पता है क्या होता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, जैसे आप बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को क्लास 9th और 10th की मैथ्स डिफिकल्ट लगती है, तो उनको लगता है कि इसके अंदर भी बहुत सारा फार्मूलाज होगा, हमें बहुत सारे फार्मूलेज करने होंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, कॉस थीटा टैन थीटा, वो सब नहीं होता अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी के अंदर बेसिक आपकी जो मैथ्स होती है, जैसे कि बोले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस वो आपको आना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, बाकी आपको कुछ भी फॉर्मूला नहीं होता अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी वन ऑफ द मोस्ट सिंपलर सब्जेक्ट होता है। ध्यान से अगर आप थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी पढ़ते हो ना, थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान से करते हो, थोड़े से घर पे जाके क्वेश्चंस की अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, 95 मार्क्स बहुत आराम से आपके अकाउंटेंसी के अंदर आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है अकाउंटेंसी। मुश्किल देखो कब हो जाती है अकाउंटेंसी, बेसिकली अभी आप क्लास 11th के अंदर हो, तो अभी आपका क्या है, बेस है, फाउंडेशन है अभी आपकी। ठीक है, अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक हो जाएगी अभी इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ क्लास 11th के अंदर, अभी आप इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली फिर क्लास 11th के अंदर, तो क्लास 12th के अंदर आपको क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज क्लास 11th के आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ रखे। ठीक है, तो क्लास 11th में अच्छे से अगर पढ़ोगे ना, क्लास 11th के अंदर मैं बोल रहा हूँ 3-4 मंथ्स अगर आपने अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से कर ली ना, 3-4 मंथ्स अगर फुल डेडिकेशन के साथ क्वेश्चंस वगैरह आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो आपकी अकाउंटेंसी एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। ठीक है, कभी भी आपको अकाउंटेंसी से डर नहीं लगेगा। तो 11th क्लास अभी जैसे मैं ये वीडियोस करवा रहा हूँ, इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। इसके अंदर जो लर्निंग वाला जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा लर्न करना है, थ्योरी है थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नई नई आपका लिए सब्जेक्ट है, तो सीधा डायरेक्टली तो हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर ना बहुत सारे नए नए टर्म्स आएंगे। ठीक है, बहुत सारे नए नए टर्म्स आएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुन रखे होंगे। ठीक है, कभी भी। वो अलग बात है, अगर कोई स्टूडेंट अगर अपने पापा के बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व होता है, तो थोड़ी बहुत आपने टर्म्स इधर उधर सुनी होगी, लेकिन आपको उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगा। तो ध्यान से हम एक एक टर्म्स को सीखेंगे। अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती है अकाउंटिंग के अंदर। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर को आगे, इस बेसिकली सब्जेक्ट को आगे लेते हुए जाएंगे। और यकीन मानना, इट इज़ माई प्रॉमिस, अगर आप ध्यान से सारी वीडियोस को देखते हो, जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ क्लास को, अगर उसको ध्यान से प्रैक्टिस करते हो, तो अकाउंटेंसी आपका वन ऑफ द, आई वुड से कि एक तो बेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। बार बार आपका मन भी करेगा प्रैक्टिस करने का। देखो दिक्कत क्या होती है ना, कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा क्यों नहीं लगता, या तो हमें उस लर्न नहीं हो पा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको बीएसटी अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं अच्छा लगता, बिकॉज सर हमसे तो लर्निंग नहीं हो पाती। मैथ्स बहुत से स्टूडेंट को क्यों नहीं अच्छा लगता, सर आंसर ही नहीं निकल रहा, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम सुपर सॉलिड है और आपके सारे आंसर्स निकलते हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट क्या बन जाता है, अल्टीमेटली फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो फेवरेट सब्जेक्ट, किसी को भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट आना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर। जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, क्वेश्चन ठीक निकलेंगे, अल्टीमेटली वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ध्यान से पढ़ना है पूरा अकाउंटेंसी को। अब पहली बात करते हैं कि सर ये जो अकाउंटेंसी है, ये सर सब्जेक्ट बना क्यों, व्हाट इज़ द नीड फॉर अकाउंटेंसी। अब यार देखो, मेरी बात सुनो। अब बिजनेसेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है, और वैसे अगर मैं अकाउंटिंग को बोलूँ तो इट इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कुछ ऐसे टर्म्स है जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम बिजनेस में जब हम जाते हैं, तो उन टर्म्स को हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कुछ वर्ड्स है, धीरे धीरे मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको नए नए टर्म्स सिखाऊंगा अकाउंटेंसी के अंदर, और फिर उन टर्म्स को जो है ना, आपको अपनी लाइफ के अंदर बार बार क्या करना है, यूज़ करना है। देखो समझो मेरी बात, अब तुम अभी अपने आप को ना स्टूडेंट मत समझो। पहली बात, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आप अपने आप को क्या समझो कि आज से आप एक बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो। ठीक है, ये सोच लो माइंड में एक बिजनेस होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ या मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, और इन टर्म्स को मुझे क्या करना है, रेगुलरली रूटीन में अपनी लाइफ के अंदर इन टर्म्स को यूज़ करता है। ठीक है, पक्का। चलो, अब बात करते हैं कि सर व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सर, ये अकाउंटिंग होती क्या है, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, सर ज़रूरत क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, जब भी आप बिजनेस करते हो, तो एक दो ट्रांजेक्शन्स तो होती नहीं है महीने की, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ हम डीलिंग करते हैं, किसी से उधार पे हम सामान लेते हैं, किसी को हम उधार पे हम बेचते हैं। ठीक है, अब उधार को अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। उधार को अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, क्रेडिट।
फटाफट से अपने रजिस्टर कॉपी पेन निकाल लो और उसके अंदर लिख लो कि उधार पे कोई सामान लेना या उधार पे सामान बेचना, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, अगर ये कैश में ट्रांजेक्शन हो रही होती है इसको बोलते हैं कैश में हमने परचेज करा, कैश में हमने सेल कर दिया, कैश में परचेज करा एक शॉपकीपर से, कैश में हमने सेल कर दिया। लेट सपोज 100 रुपीज़ का कैश में मैंने कैलकुलेटर परचेज करा, 120 रुपीज़ का कैश में मैंने दूसरे कस्टमर को सेल कर दिया, तो 20 रुपीज़ का मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, अभी इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैंने उधार पे परचेज करा है, उधार पे मैंने किसी और को क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो मैं बोलूँगा मैंने क्रेडिट परचेज करी, कैश परचेज नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्रेडिट परचेज करी और क्रेडिट मैंने सेल कर दी। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात समझ में आई। तो उधार को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। चलो, एक नए टर्म आपने सीखा। तो सर ये जो अकाउंटिंग है क्यों करना है, बिकॉज सर हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, बहुत सारे लोगों के साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं बिजनेस के अंदर, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनको सैलरीज जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारा रॉ मटेरियल आता है, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं, तो उनके साथ बहुत सारी ना ट्रांजेक्शन्स होती है, बहुत जगह से पैसे आते हैं, बहुत जगह पैसे हमारे जाते हैं। तो कैश का इनफ्लो भी होता है, कैश का आउटफ्लो भी होता रहता है बिजनेस के अंदर। ऐसा तो नहीं होता ना सिर्फ पैसा आता रहता है, पैसा आता भी बहुत सारी जगहों से है, पैसा जाता भी बहुत सारी जगहों पे। और वैसे अगर मैं बोलूँ तो आता बहुत कम जगह से है, खर्चा हमारा बहुत जगहों पर हो जाता है। अब उन ट्रांजेक्शन्स को आप माइंड में तो नहीं रख सकते, उन ट्रांजेक्शन्स को आपको शॉर्ट में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब सर रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है, अरे भाई जब आप बिजनेस करते हो, जब भी प्रॉफिट आता है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा एक डिटेल देता हूँ आपको। आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस आप करते हो, उसमें क्या होता है, आपका प्रॉफिट अर्निंग होती है, तो गवर्नमेंट को आपको क्या पे करना पड़ता है, टैक्सेस पे करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट आपके ऊपर हमेशा क्या करती है, थोड़ा सा शक करती है कि भाई हो सकता है इसने जितना प्रॉफिट कमाया हो उतना प्रॉफिट ठीक से ना दिखाया हो। ठीक है, हर कोई क्या चाहता है कि हम कम से कम टैक्सेस पे करें, है ना। मतलब अगर आप जनरल लोगों का माइंडसेट देखोगे तो माइंडसेट क्या होता है कि हम कमाएं ज़्यादा और हमें कम टैक्सेस पे करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट कहती है आपको बनानी ज़रूरी है। हम चेक करेंगे ये देखने के लिए कि आप जो टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हो वो ठीक पे कर रहे हो, कि अननेसेसरी बहुत सारे आपने एक्सपेंसेस दिखा दिए और आप अपनी इनकम को शो नहीं कर रहे। समझे मेरी बात, मतलब गवर्नमेंट के पास एज अ एविडेंस कौन काम करता है, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या होते हैं कि सर आपको जो है ना सारी ट्रांजेक्शन्स को, चाहे आपने कैश में ट्रांजेक्शन करी है, चाहे आपने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स करी है, उन ट्रांजेक्शन्स को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन्स यूज होती है, जैसे डेबिट और क्रेडिट के कुछ टर्म्स आएंगे जो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा। तो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में हमें सारी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स के अंदर क्या करना पड़ता है दोस्तों, रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं, और ये डेफिनेशन आपको वर्ड बाय वर्ड एक बार लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर आप तो अननेसेसरी बोल रहे हो कि सर इसको रटना है। यस, इसको रटना है। ठीक है, आगे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अच्छे से सारी चीज़ों को, इनकम्स को इनकम में रिकॉर्ड करना, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड करना। इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई। अब सर कोई भी आपने ट्रांजेक्शन करी, लेट सपोज आप मार्केट में गए और टी शर्ट परचेज करके आए, अब भाई ये आपकी इनकम है कि एक्सपेंस है, सर दिस इज माई एक्सपेंस, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, किसको, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो अकाउंट्स के अंदर आप कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हो, सर अकाउंट्स के अंदर सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब मनी से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुई है, या तो ट्रांजेक्शन हुई है या फिर कोई इवेंट हुआ है। ठीक है, या तो ट्रांजेक्शन या फिर इवेंट होना चाहिए। किसकी फॉर्म में होना चाहिए, मनी की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब आपके दोस्त की और आपकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई, क्या उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपने अपने दोस्त से क्या ली, बर्थडे पार्टी ले ली, उसका दोस्त का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, क्या वो अकाउंट को रिकॉर्ड कर सकता है, यस सर अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता है, बिकॉज पार्टी गई है, उसकी जेब से पैसे गए हैं, तो उसको तो वो रिकॉर्ड कर सकता है अपनी अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकता है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है किस चीज़ की, किसी ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने की। अब सर ट्रांजेक्शन तो तुम समझते हो ना, जिसके अंदर पैसे का लेन देन होता है। ट्रांजेक्शन क्या होता है, जिसके अंदर कोई ना कोई मनी का क्या होता है, या तो पैसे आते हैं या फिर पैसे जाते हैं। अब बात करते हैं सर इवेंट। इवेंट क्या हुआ, सर देखो बहुत सी बार आपके पास क्या होता है, कोई दुकानदार है, उसके पास एकदम से कहीं से फ़ोन आ गया। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर हम आपको ना ऑर्डर देना चाहते हैं। ठीक है, आप हमारे लिए जो है ना ऐसे
10 पेन्स बना दो। कितने पेन, चलो 10 तो कम हो गया, आप हमारे लिए ऐसे 1000 पेन बना दो। ठीक है, जब हम आपसे ये स्टॉक लेने के लिए आएंगे ना, उस टाइम हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब देखो ये ट्रांजेक्शन क्या हुई, फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने बोला सर ऐसे हमारे लिए 1000 पेन को ना प्रिपेयर कर दो। ठीक है, अब मान लो इस पेन के ऊपर मुझे हर एक पेन को बेचने पर 10 का प्रॉफिट मिलता है। कितना प्रॉफिट मिलता है, 10 का मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ। ठीक है, तो कितने पेन बनाए थे, कितने पेन बनाए थे हमने, मान लो 1000 पेन बनाए थे। एक पेन के अगर 10 का प्रॉफिट होता है तो कितने का प्रॉफिट हो गया, दुकानदार को 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हुई है, पैसे आए हैं गए हैं, सर ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई, लेकिन सर एक इवेंट हुआ है, दुकानदार के पास एक ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर के बेसिस के ऊपर इस बंदे को पता चला कि जब मैं इन सारे 1000 पेन को सेल कर दूंगा तो मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो इस 10,000 के प्रॉफिट को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या कर देगा, रिकॉर्ड कर देगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझ में आना चाहिए। तो अकाउंटिंग इस आर्ट, आर्ट मतलब कला है, किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड कर देगी। उस ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने से पहले आप उसको क्या कर दोगे, क्लासीफाई करना पड़ेगा आपको। आपको ये समझना पड़ेगा कि सर ये जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है ये मेरे लिए इनकम है कि मेरे लिए एक्सपेंस है, उसको समराइज करना है, छोटे में लिखना है। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि पूरा पूरा सा डिटेल लिख दोगे, मेरे पास इस नंबर से ये फ़ोन कॉल आया था, वो अपने आप को मिस्टर रामलाल बता रहा था। ठीक है, उसने मुझे 1000 उसका पेन दिया, ऐसे नहीं रिकॉर्ड करते, छोटे में रिकॉर्ड करते हैं। मैं बताऊंगा उसको डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में आपको ट्रांजेक्शन्स को क्या रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना पड़ता है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मतलब उस ट्रांजेक्शन का कुछ ना कुछ सर आउटकम निकल के आना चाहिए, सामने वाला जब पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए कि सर एक्चुअल में ये लिखा क्या हुआ है, अकाउंट्स किस हिसाब से बने हुए। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब उसका ऐसा नहीं है कि सर कुछ मीनिंग ही नहीं निकल के आ रहा, मतलब इट शुड हैव सम मीनिंग अटैच टू द ट्रांजेक्शन। तो उस ट्रांजेक्शन के साथ कुछ ना कुछ मीनिंग क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। अब सर आप जिन ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें किसका करेक्टर होना चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए। मतलब सब मनी से रिलेटेड होनी चाहिए वो ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल करेक्टर मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, मनी से रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास ऑर्डर आया था कि ऐसे 1000 पेन आप बना दो, क्या इसके अंदर फाइनेंशियल करेक्टर है, क्या हर एक पेन को बेचने पर मुझे 10 का प्रॉफिट मिल रहा है, क्या मुझे टोटल 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। जब आप पूरे साल के अपने अकाउंट्स बना लोगे तो फिर आप देखोगे कि मेरी कंपनी जिसको मैंने पूरे साल चलाया, इतनी मेहनत करी, क्या मेरे को इस मेहनत करके मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब सब प्रॉफिट होना तो ज़रूरी है, प्रॉफिट होगा तो बिजनेसमैन क्या रहता है, मोटिवेटेड रहता है और बिजनेस को कंटिन्यू चलाता रहता है। अगर लॉस होता है तो बंदा क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है और बिजनेस को फिर क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। कल को अगर जिस जो बिजनेस आप करते हो उसमें प्रॉफिट होता है तो आप सोचते हो कि सर मैं क्यों ना और ब्रांचेस ओपन कर लूँ या अपने बिजनेस को क्या कर लूँ, एक्सपैंड कर दूँ और बड़ा कर दूँ अपने बिजनेस को। समझे मेरी बात, नहीं समझे, चलो। तो accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. अब पता क्या हुआ, क्यों मैं बोलता हूँ कि इस वाली डेफिनेशन को एज इट इज लर्न कर लो, बिकॉज अल्टीमेटली जब भी कोई आपसे पूछता है तो आप, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो अकाउंटिंग क्या है, तो जैसे मैंने आपको समझाया उस वे में आप इस चीज़ को बोलने वाले हो, समझाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी के आगे अपनी नॉलेज दिखानी है, एकदम बताना है कि हाँ भाई पढ़ा लिखा बंदा है एकदम से, तो कोई भी पूछता है व्हाट इज अकाउंटेंसी तो फटाफट से बोलना अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा बंदा। ठीक है, बहुत बार क्या हो जाते हैं ना, लोग बाग पिंच करते हैं कि सर ये बता दो, वो बता दो, ये बता दो, वो बता दो। एक क्वेश्चन पूछा क्या होता है अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है अकाउंटिंग क्या होती है। अभी तुम लोग बड़े हो गए, क्लास 11th में हो गए, कोई बच्चा तुम्हें मिल गया, मान लो शादी या कोई पार्टी वार्टी अटेंड करने गए, 7th 8th क्लास का बच्चा आपसे पूछता है कि भैया अकाउंटिंग क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। कल को मुझे भी आगे कॉमर्स लेना है तो उसके मुंह पे क्या बोलोगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोलोगे। ठीक है, और अल्टीमेटली देखो अभी आपके जो फर्स्ट टर्मिनल्स होंगे उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ जाती है। तो अगर ऐसी डेफिनेशन लिखोगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो अकाउंटिंग के क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बहुत सारे, 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो। तो आज वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट।
आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एंड इवेंट, फिर उसको मेजर करना है आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स, जो आपने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करा फिर उसको क्या करना है आपको मेजर करना है, फिर मेजर करने के बाद उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, छोटे में लिखना है, फिर उससे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करनी है, और फिर फाइनली क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अब सर ये क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया, सिर्फ आपने सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ दिया। अब ध्यान से मैं आपको क्या करता हूँ डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों, इट इज़ अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 7 पॉइंट्स को लर्न करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते सर आगे पीछे कोई सा भी पॉइंट लिख दो। जैसे अगर मैं पूछता हूँ भाई चाय बनाने का क्या प्रोसेस है, तो आप बोलोगे सर पहले पानी को गर्म करो, उसके अंदर टी लीव्स डालो, फिर सर उसके अंदर शुगर डालो, या फिर उसके अंदर मिल्क डालो। ऐसे ही तो करोगे ना कि डायरेक्टली बोलते हो सर सिर्फ पैन लो और उसके अंदर डायरेक्ट आप टी लीव्स डाल दो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, तो हर चीज़ का क्या होता है, प्रोसेस होता है, वो स्टेप बाय स्टेप फिर फाइनली वो प्रोडक्ट बनता है। तो वैसे ही अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, इसके अंदर भी प्रोसेस इन्वॉल्व है और इसके ये साथ क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, अब ये क्या होता है देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ आपको क्या है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। देखो आइडेंटिफिकेशन, तो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं ना, दिस इज द बुक विच वी आर रेफरिंग इज टी एस गरेवाल। तो टी एस गरेवाल इज वन ऑफ द बेस्ट बुक विच यू हैव टू रेफर फॉर योर क्लास 11th एंड 12th। इस वाली बुक से आप जरूर पढ़ना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से अपनी बुक को क्या कर लो, खोल लो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको क्या कर लो, मार्क कर लो। अब देखो हम क्या करेंगे ना, मैं लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी क्या है, अकाउंटेंसी इज समथिंग दैट इज न्यू फॉर यू। अभी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, बट लेटर ऑन जब भी उनके चैप्टर्स आएंगे हम उस वर्ड को उस रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर सीख लेंगे। ठीक है, कुछ अभी वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स के ऊपर ना पूरे पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं, तो उन वर्ड्स को जो है ना मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस उतना बताऊंगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, 100% अभी नहीं समझ पाओगे, बिकॉज जैसे जैसे आगे अकाउंटेंसी बढ़ती जाएगी आपका थोड़ा सा क्लैरिटी, थोड़ा सा माइंडसेट बढ़ता जाएगा, फिर वो वर्ड आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज न्यू फॉर यू। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेगा, जिसको आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शंस दैट आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है सर, ऐसी एक्टिविटी जिसको करके हम पैसे अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इट इज माई इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी घर पे खाना बना रही है, इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उसको करके वो पैसे नहीं अर्न कर रही। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय द फर्म, सच ट्रांजेक्शंस आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड द रिसिप्ट्स। अब सर आपने ये जो परचेज करी, सेल करी, इसका सर प्रूफ क्या है, रिसिप्ट, बिल। ठीक है, कभी भी आप कोई खर्चा करते हो, ठीक है, पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल भरवाया, भैया को बोला करो भैया इसका बिल दे दो, मेरे को स्लिप निकाल के दे दो। रेस्टोरेंट्स में आप खाना पीना खाने के लिए चाहते हो, क्या ला कर देता है आपको, बिल ला के देता है। तब बिल लेना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट इज़ द एविडेंस कि आपने वो ट्रांजेक्शन करी थी या नहीं करी थी। ठीक है, ओके, इजी था ये वाला। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है, मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करना है अकाउंटेंसी के अंदर। ओके, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, सेकंड पॉइंट क्या था, अब इस ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है, मेजरिंग, मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई करा उस ट्रांजेक्शन को अब आप क्या कर रहे हो, मेजर। तो अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट इन टर्म्स ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री। अब यार किसी भी ट्रांजेक्शन को आपने करा तो आपको उसको मेजर करना पड़ेगा अपनी करेंसी की टर्म्स में। अब सर इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आज इंडिया के अंदर कोई एक चीज़ थी, वो थी मान लो 790 रुपीज़ की, कितने की थी, 790 रुपीज़ की। तो अगर मैंने एक चीज़ परचेज़ करी, अब सर 790 रुपीज़ का मान लो मैंने क्या परचेज़ करा, मान लो मैंने कोई ईयरफोन परचेज़ करा, क्या परचेज़ करा, कोई ईयरफोन परचेज़ करा, और उसका प्राइस कितना था, 790 रुपीज़ का, मैंने उसको क्या करा, परचेज़ करा। तो अकाउंट्स की बात अभी अगर हम बोले सर मैंने ये परचेज करा है, तो मैं इसको क्या क्लासीफाई करूंगा, आई विल क्लासीफाई इट एज एन एक्सपेंस। मैं इसको क्लासीफाई करूंगा कि सर ये मेरा क्या है, एक्सपेंस। और मैं इंडियन हूँ, मैं इसको अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं जो अकाउंट्स बनाऊंगा वो किस में बनाऊंगा, इंडियन रुपीज़ में बनाऊंगा। मैं किस में अकाउंट्स बनाऊंगा, इंडियन रुपीज़ के अंदर। मैं थोड़ी ना डॉलर्स के अंदर अपने अकाउंट्स को बनाऊंगा, समझो मेरी बात, इंडियन रुपीज़ में अकाउंट्स बनाऊंगा। तो मैं
यहाँ पे एक्सपेंस कितने का दिखाऊंगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर? सर मैं 790 रुपीज़ का क्या दिखाने वाला हूँ? एक्सपेंस दिखाऊंगा कि भाई मैंने 790 रुपीज़ का क्या कर दिया दोस्तों? एक्सपेंस कर दिया। ध्यान से सुनते रहना। अब अगर मान लो एक बंदा है मिस्टर जॉन। कौन है सर? मिस्टर जॉन। कहाँ रहता है सर? यूएसए के अंदर। अब ये बंदा अकाउंट्स बनाएगा तो क्या ये इंडियन रुपीज़ में बनाएगा, डॉलर्स में बनाएगा? सर ये डॉलर्स में बनाएगा। अब सर इसने मान लो 790 रुपीज़ का, 790 रुपीज़ का, ये इंडिया घूमने के लिए आया था, इसने 790 रुपीज़ का ईयरफोन खरीदा और यूएसए चला गया। अब सर ये डॉलर 790 रुपीज़ का होगा क्या भाई? अगर मैं डॉलर की आज की डेट में बात करूँ तो रफली इट इज़ अराउंड 79 रुपीज़ देकर आपको कितना डॉलर मिलता है? 79 रुपीज़ देकर आपको $1 मिलता है। तो 790 रुपीज़ कितने डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा सर? $10 है। ये कितने का हो गया? $10 का हो गया ना। तो जब ये अपने मिस्टर जॉन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा तो ये जो 790 रुपीज़ का इसने जो शॉपिंग करी इंडिया से, ये कितने डॉलर में दिखाएगा? $10, है ना? किस में दिखाएगा? $10। बिकॉज $1 किसके बराबर है? 79 के बराबर है। तो इसकी जेब से कितने डॉलर्स गए? $10 गए। तो आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो किस में रिकॉर्ड करोगे? अपनी करेंसी की, अपनी कंट्री की करेंसी की। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो अपनी कंट्री की करेंसी के अंदर रिकॉर्ड करोगे। इंडिया में रहते हो तो इंडियन रुपीज़ में रिकॉर्ड करोगे, यूएसए में रहते हो तो डॉलर्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, चलो ये हो गया मेजरिंग। अब बात करते हैं किसकी? रिकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप क्या था आप लोगों का? रिकॉर्डिंग। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बुक ओपन करो प्लीज अपनी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। देखो ट्रांजेक्शन के अंदर कैसा करेक्टर होना चाहिए? फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई मनी से रिलेटेड, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसको रिकॉर्ड करोगे किसके अंदर? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करोगे। अब सर आप पूछोगे कि सर ये जर्नल क्या होता है? सर जर्नल क्या होता है? आप अपनी बुक के इंडेक्स पर जाओ और आप देखना कि आपकी बुक में एक चैप्टर गिवन है जर्नल। उस टाइम में आपको ये सारी चीज़ें क्या करूँगा? एक्सप्लेन करूँगा कि सर जर्नल क्या होता है, क्या नहीं होता। आप बस इतनी सी बात चीज़ समझ लो कि सर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन है ना, तो ट्रांजेक्शन का सबसे पहले फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए। मनी के टर्म्स में आप उसको क्या करने वाले हो? मेजर करने वाले हो, उसको रिकॉर्ड करोगे आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या बोल देंगे यहाँ पर? जर्नल बुक। ठीक है, जर्नल की फॉर्म में, मतलब डेबिट क्रेडिट की ट्रांजेक्शन की फॉर्म के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ समझाऊंगा। सर ये जर्नल क्या होता है, कैश जर्नल क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, परचेज जर्नल क्या है, परचेज बुक क्या है, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? क्लासीफाइंग। आपको क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब आपको क्लासिफाई करने के लिए क्या क्लासिफाई करना पड़ेगा? कि सर ये जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी, सर ये हमारा एसेट है, सर ये हमारा लाइबिलिटी है, सर ये हमारा एक्सपेंस है, सर ये हमारा क्या है? कैपिटल है, ये हमारा रेवेन्यू है। तो आपको बेसिकली इन सब चीज़ों के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई। इजीली समझ लो, ये देख लो कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सर ये मेरी इनकम है कि ये मेरा एक्सपेंस है। और बाकी सर ये एसेट और ये लाइबिलिटी और सर ये रेवेन्यू क्या है? देखो रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट, इनकम। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब तो खर्चा आप लोग जानते हो। कैपिटल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आप बिजनेस में लगाते हो, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको ना डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? अभी जो चीज़ थोड़ी बहुत जो समझा सकता हूँ समझा देता हूँ। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी होता है उधार जो हमने सामने वाले से लिया। जैसे मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो मेरे मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपीज़ चाहिए थे। 10 लाख रुपीज़ मैंने अपने डाले बिजनेस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और 10 लाख रुपीज़ मैंने बैंक से लोन लेकर डाले, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। क्योंकि हमें बैंक वाले का पैसा क्या करना है? वापस करना है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। LIABILITY, उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। ठीक है, तो 20 लाख का मेरे को बिजनेस करना था, 10 लाख रुपए मैंने अपने यूज़ करे और 10 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन ले लिया। तो बैंक को मुझे वो पैसा वापस करना है, तो वो 10 लाख रुपए मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई। तो क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। तो देखो मान लो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी जिस भी ट्रांजेक्शन का एक्सपेंस नेचर की जो ट्रांजेक्शन है, इनकम के नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको हम एक ही जगह पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। सारे एक्सपेंसेस एक जगह पर, सारे इनकम्स एक जगह पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है,
इसका ये मतलब होता है। आगे समराइजिंग, तो इतना बड़ा बिजनेस है, साल की हज़ारों ट्रांजैक्शंस होती है, अब उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट के अंदर समराइज़ करना है। तो इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। सबसे पहले आप जो अकाउंट्स जो बना रहे हो वो इजीली क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल। सामने वाला अगर आपके अकाउंट्स को पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए। सर सामने वाला लेकिन हमारे अकाउंट्स क्यों पढ़ेगा, क्या ज़रूरत है? सर बिजनेस हमारा पढ़ेंगे तो हम बिजनेस का, सामने वाले को क्या ज़रूरत है, अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके अकाउंट्स को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। ठीक है सर, हमें दूसरों का इंटरफेयर नहीं पसंद। अरे बहुत ज़रूरी होता है दूसरों का इंटरफेरेंस, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, वो लोग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, जो हमारे अकाउंट जो पढ़ रहे हैं, और वो क्यों पढ़ रहे हैं उनका भी रीज़न है। ठीक है, एंड यूजफुल फॉर द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ऐसे अंदर के लोग हैं, कंपनी के अंदर के लोग जो हमारे अकाउंट्स को पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देखते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस के अंदर जा रहा है। अगर प्रॉफिट में जा रहा होगा तो एम्प्लॉय लोग ग्रुप बना के क्या करेंगे, मालिक के पास जाएंगे, ओनर के पास जाएंगे, ऑन्टरप्रेन्योर के पास जाएंगे, ओनर के पास जाएंगे, और क्या बोलेंगे उससे, सर हमारी थोड़ी सी सैलरी तो बढ़ाओ। ठीक है, तो ये होते हैं इंटरनल यूजर्स। और पढ़ेंगे सर इंटरनल यूजर्स बहुत सारे होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर का एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैंक। एक बैंक है जिसने आपको क्या दे रखा है, लोन दे रखा है आपको बिजनेस करने के लिए। क्या वो जानना चाहता है कि आपके बिजनेस हर साल कैसा कर रहा है, अच्छा मतलब प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस के अंदर जा रहा है? यस सर, देखेगा। एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है, उसका बिजनेस से लेना देना तो है सर, क्योंकि उसने अपना पैसा क्या कर रखा है, आपके बिजनेस में लगा रखा है, बट ही इज आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है, डायरेक्टली और मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका मेरे बिजनेस से मतलब लेना देना तो है। लेना देना तो है भाई, इसने पैसे दे रखे हैं तो ये कल को मेरे से पैसे वापस भी तो लेगा। लेकिन सर एज सच ये मेरे बिजनेस में हेल्प नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है, मान लो मेरा पेन बनाने का बिजनेस है ना, तो ये मेरे को कोई रॉ मटेरियल दे रहा, ना ये मेरे पास कोई कस्टमर भेज रहा, बस इसने मेरे बिजनेस में पैसा लगा रखा है। तो ये जानना चाहता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। उसको पता रहेगा ना कि भाई कल को मैं इसके पैसे वापस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। कई बैंक के पैसे मैं लेकर तो नहीं जाऊंगा, जैसे बहुत से लोग बैंक के पैसे लेकर भाग जाते हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सारा एग्जाम्पल है कि भाई बैंक के पैसे लेकर ये लोग भाग गए। तो देखो अकाउंट्स को हम समराइज करते हैं तो इसकी कुछ हम समरी बुक्स बनाते हैं जिनका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और बैलेंस शीट है। दोस्तों इन सबको भी हम सीखेंगे आने चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर और एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम इन सारे तीनों तीनों चीज़ों को समझेंगे कि सर ये क्या होती है, क्या नहीं होती। ठीक है, अभी आपको जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी वर्ड्स के ऊपर मत जाना, सर आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, डिटेल के अंदर मत जाना। डिटेल में जब जब ये चैप्टर्स आएंगे मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब भाई सारा आपने डेटा वेटा डाल दिया, सारे इनकम डाल दिए, एक्सपेंसेस डाल दिए, अब क्या एनालाइज करोगे कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, क्या हम अच्छा कर रहे हैं कि अच्छा नहीं कर पा रहे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट, ताकि लोग बाग क्या कर सके, जजमेंट बना सके कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। आज कंपनी अच्छी पोजीशन में है कि इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलो अपनी पीपीटी के ऊपर कंटिन्यू करते हैं, पीपीटी के पास जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े सारी चीज़ें, और कम्युनिकेशन लास्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन जब सारे अकाउंट बन जाते हैं पूरे साल, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है ना, कंपनी की जो मैनेजमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या बनाता है, कंपनी के सारे अकाउंट्स बनाता है, और फिर जो भी इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करते हैं तो निकाल लेते हैं कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। फिर वो किसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, मान लो कि ओनर के पास गए वो, ठीक है, जिसका बिजनेस था उसके पास तो लेकर जाना पड़ेगा ना कि सर आपकी कंपनी ने देखो इस साल इतना प्रॉफिट करा है, या इतना हमारा कंपनी में क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ पा रहे हो कि समझ पा रहे हैं, दिस इज कम्युनिकेशन। और सर ये जो बिजनेस की जो कम्युनिकेशन है ये हमें इंटरनल यूजर्स को भी देनी पड़ती है, एक्सटर्नल यूजर्स को भी देनी पड़ती है। कौन होते हैं इंटरनल यूजर्स, कौन होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं बता देता हूँ, इतनी बार बात हो चुकी है इंटरनल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सर कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं, ये पता लगाने के लिए हम कैसा कर रहे हैं। देखो इंटरनल यूजर्स, सबसे पहले इंटरनल यूजर कौन होता है, ओनर्स। क्या ओनर को अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है? यस सर, उसको पता होना चाहिए। तो देखो
ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, ओनर बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल। अभी मैंने आपको कैपिटल का मतलब बताया, जो आप पैसा बिजनेस में लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। एंड थस आर एक्सपोर्ट टू मैक्सिमम रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होता है? ओनर का। कल को अगर बिजनेस नहीं चला, पैसा किसका डूबेगा? ओनर का। नेचुरली वो इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट करा है, लॉस करा है, बिसाइड्स देयर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, मतलब उनको अपनी कैपिटल की सेफ्टी भी रखनी है, ये भी पता लगाना है कि बिजनेस ने प्रॉफिट करा है, लॉस करा है। ठीक है, और उनको क्या चाहिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट करा, लॉस करा, और आज की डेट में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये है इंटरनल यूजर सबसे पहला। दूसरा इंटरनल यूजर कौन होता है? मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब वो लोग जो कि आपकी कंपनी को रन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। जो सारे कंपनी के क्या बना रहे हैं? स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, वो सारा क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्यों यूज करते हैं अकाउंटेंसी? वो यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू अराइव इन्फॉर्म डिसीजन सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, अपने प्रोडक्ट को कितने का बेचना चाहिए हमें, कॉस्ट कंट्रोल, रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। अगर आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है तो आप उस बिजनेस को क्या करना चाहोगे? एक्सपैंड करना चाहोगे, और बहुत सारी ब्रांचेस ओपन करना चाहोगे। तो मैनेजमेंट क्यों देखती है बिजनेस के अकाउंट्स को क्यों देखती है? सर ये पता लगाने के लिए बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। फिर वो देखेगी सर अच्छा ठीक है लॉस तो आ रहा है, लेकिन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें लॉस दे रहा है। जैसे मान लो एप्पल कंपनी है, आईफोन बहुत बिक रहा है, ठीक है, मैकबुक्स बहुत बिक रही है, लैपटॉप बहुत सारे बिक रहे हैं, लेकिन तुम सोचो अगर उन्होंने सोचा कि हमारे जो ईयरपॉड्स है ना वो नहीं बिक पा रहे, क्या नहीं बिक पा रहे? ईयरपॉड्स नहीं बिक पा रहे, जिसकी वजह से कंपनी को थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट में ही रहती है, लेकिन वो क्या देखेंगे? हमारे पास थोड़ा सा लॉस तो हो रहा है, लेकिन वो जो लॉस है वो किसकी वजह से हो रहा है? ईयरपॉड्स की वजह से हो रहा है। तो कंपनी क्या करेगी? ईयरपॉड्स को सेल करना बंद कर देगी। ठीक है, मतलब आपको वैसे तो जनरली कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कभी लॉस होता है तो आप देखो किस प्रोडक्ट की वजह से लॉस हो रहा है, तो आप पूरी कंपनी बंद ना करके सिर्फ उस प्रोडक्ट को क्या कर दो? बंद कर दो। फिर कौन होते हैं इंटरनल यूजर्स? हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज, हमारी कंपनी के वर्कर्स, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होती है वो किससे लिंक्ड होती है? उनकी सैलरी किससे कनेक्टेड होती है? वही कंपनी के ऊपर। कल को वो देख रही है कि कंपनी हर साल लॉस पे लॉस पे लॉस पे जाती जा रही है, तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा ना भाई ये कंपनी कभी भी हमें निकाल सकती है, ये कंपनी कभी भी क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। तो एम्प्लॉयज़ तो सबसे पहले जानना चाहेंगे जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है। तो उनको जो बोनस जो मिलते हैं, जैसे दिवाली बोनस, इधर उधर जो बोनसेस जो मिलते हैं वो भी किस बेसिस के ऊपर मिलते हैं? प्रॉफिट के बेस। अब कंपनी लॉस में जा रही है और तुम बॉस के कैबिन में चले गए कि सर सर एक बात करनी थी आपसे। उसने बोला बोलो भाई क्या बात करनी थी? तुमने बोला सर इस साल हमें क्या चाहिए? बोनस चाहिए। बहुत अच्छा। मार खींच के थप्पड़ मारेगा ओनर। क्या बोलेगा? कह रहे तू देखता नहीं है कि कंपनी लॉस में जा रही है और तू यहाँ पे बोनस मांगने के लिए आया है? तो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड। सर बोनस मिलता है विच इज लिंक टू द प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्राइज। बोनस किसके साथ लिंक्ड है? प्रॉफिट के साथ। तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ के जाओ, ये देख के जाओ इस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ है तो बोनस मांगना, अगर लॉस हुआ बोनस मांगने के लिए गए तो मैनेजर बाहर निकाल देगा। ठीक है, ओनर तुम्हें। चलो, एक्सटर्नल यूजर्स बाहर के लोग कौन है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिटेल में पढ़ाऊंगा। बैंक वालों ने आपको लोन दे रखा है तो वो जानना चाहते हैं आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं सर? शेयर होल्डर्स वगैरह, जिन्होंने आपकी कंपनी के अंदर पैसे लगा रखे हैं, आपको पैसे दे रखे हैं। ठीक है, तो बैंक वाले मतलब जो कंपनी वाले हैं वो खुद का पैसा लगाते हैं। ठीक है, बैंक से लोन लेकर पैसा लगाते हैं। दूसरा क्या तीसरा क्या होता है? पब्लिक से पैसा लेकर लगाते हैं। जो भी बंदा कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो कंपनी का क्या बन जाता है? इन्वेस्टर। क्या इन्वेस्टर देखना चाहता है जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया वो प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है? यस सर। तो वो भी क्या है? एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यहाँ पर कौन हो जाते हैं? भाई वो दुकानदार जिसे मैं रॉ मटेरियल उधार पे खरीद के लाया। अब जैसे मान लो मेरा टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मैं किसी एक क्रेडिटर से क्या परचेज करता हूँ? कपड़ा परचेज करता हूँ और उससे मैं फाइनली क्या बनाता हूँ? शर्ट बनाता हूँ, टी शर्ट्स बनाता हूँ और मार्केट में सेल करता हूँ। अब वो जो क्रेडिटर है जिससे मैं उधार लेकर आता हूँ, क्या वो ये देखना चाहेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है? अगर मेरा बिजनेस लॉस कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, वो मेरे को उधार पे सामान नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा कल को हो सकता है कि ये बंदा मेरे को पैसे वापस ना करे। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट क्या देखना चाहती है कि मेरा जो बिजनेस है, जो मैं टैक्सेस पे जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो मैं ठीक पे कर रहा हूँ कि गलत पे कर रहा हूँ? हो सकता है मेरी कंपनी में प्रॉफिट अर्न करता हूँ 10 करोड़ और मैं सिर्फ टैक्स पे कर रहा हूँ 1 करोड़ की इनकम पर। मेरी इनकम है 10 करोड़ और मैं सिर्फ टैक्स कितनी इनकम पर पे कर रहा हूँ? 1 करोड़ की। तो ये कहाँ से पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगा। रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स और कौन है? पब्लिक। अब सर ये क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो आपने देखा कि बहुत सारे इंटरनल यूजर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं।
जिनको आपके बिजनेस के अंदर क्या होती है, दिलचस्पी होती है कि सर आप प्रॉफिट कर रहे हो क्यों लॉस कर रहे हो। फटाफट से क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को लर्न कर देना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, इसको लाइन वाइज लर्न करना है। जब भी आप लोग क्लास में आओगे मैं ये चीज़ आप लोगों से सुनूंगा वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड इन द सेंस मतलब सीक्वेंस को मेंटेन करके रखना। IMR CSA, IMR CSA C, IMR CSA C, ठीक है, इजी। चलो ज़्यादा आगे चलेंगे। अब बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। चलो इसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया बिकॉज इस वीडियो के अंदर थोड़ा मैंने अकाउंटेंसी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन भी दी एंड हमने थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो बाय बाय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर करना और 100% वीडियो देखो। वीडियो थोड़ी सी लेंदी तो होगी, अब ये 10-15 मिनट वाली वीडियो तो नहीं हो सकती, वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको 100% नॉलेज डिलीवर करना। बाय बाय।